जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर एसएससी जीडी का दूसरा सेट लेकर के आए हैं, जो हमारे गाइडलाइन कोचिंग सेंटर के बच्चों द्वारा प्रैक्टिस किया गया है। उसी प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग हल कर रहे हैं। दोस्तों, इस सेट के अंतर्गत आप जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे और हमारे साथ आज आप भी सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। और ये एसएससी जीडी के लिए ही नहीं उपयोगी होगा, बल्कि बिहार पुलिस और अन्य परीक्षा के लिए भी यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा रुपये 60 प्रति केजी, रुपये 80 प्रति केजी वाले दो प्रकार के चावलों, यहाँ पे दो प्रकार के चावलों के किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य रुपये 75 प्रति 1 केजी हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा रूल ऑफ एलिगेशन चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, और जिसको मिक्सर भी कहते हैं, मिक्सर या रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के चावल जो है 60 रुपये प्रति केजी और 80 रुपये प्रति केजी, और दोनों के चावल को मिला करके हमको क्या बनाना है, एक ऐसा चावल बनाना है जिसको 75 रुपये प्रति केजी उसका मूल्य हो जाए। तो वही पूछा जा रहा है कि चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन का नियम है कि दोनों प्रकार के चावल को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 60 लिखेंगे, उसके बाद 80 रुपये प्रति केजी, और इसको मिला करके हम लोग क्या बेचना है, 75 रुपये प्रति केजी, इसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है, रूल ऑफ एलिगेशन तभी लगता है जब ये दोनों संख्या में से ये जो बीच वाली संख्या होती है, एक संख्या बड़ी होनी चाहिए 20 से और एक संख्या छोटी होनी चाहिए, तभी रूल ऑफ एलिगेशन आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बीच में संख्या 75 है, 75 से एक संख्या बड़ी है 80 और दूसरी संख्या छोटी है 60। तो इस तरह से अब 80 में से 75 घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 5, और 75 में से 60 घट जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगा 15। यानी हम जो है उस चावल को, यानी पहले प्रकार का चावल, ये पहले प्रकार का चावल मान लें और ये दूसरे प्रकार का चावल, तो पहले प्रकार का चावल जो है हम 5 लेंगे, तो दूसरे प्रकार का चावल हम लोग 15 केजी लेना होगा। और इस तरह से हम लोग मिलाएंगे तो 5:15 में, या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं तो 1:3 में, यानी 4 केजी अगर चावल टोटल बेचेंगे तो 1 केजी पहले प्रकार का चावल लेना पड़ेगा और दूसरे प्रकार का चावल 3 केजी लेना होगा। इस तरह से हम लोग जो है 1:3 में मिला करके बेचेंगे तो वो 75 रुपये प्रति केजी उसका मूल्य हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दो घन है और उसका आयतन का रेशियो दिया हुआ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले घन का आयतन हम लोग देख लेते हैं। तो घन का आयतन अगर आपको पता होगा तो क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा पर पावर 3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर घन का देखा जाए, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यानी दोनों स्थिति में हमको भुजा चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात का मतलब है 8:125 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यानी आयतन पहला मान ले और आयतन दूसरा मान ले, तो दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है क्या, 8:125। ठीक है, और हम लोग जानते हैं आयतन बराबर क्या है, भुजा पर पावर 3 होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, भुजा पर पावर, अगर आयतन पहला माने तो पहला भुजा हो जाएगा पावर 3, और भुजा 2 का पावर 3 बराबर 8/125। ठीक है, इस तरह से अगर पावर को हटा दें यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, ये घनमूल 8/125 हमारा हो जाएगा घनमूल, यानी ये पावर आकर के इधर घनमूल में हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर निकालें तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, भुजा 1 बटे भुजा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/5, अर्थात घनमूल 8 का घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 125 का घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। और ये तो जो क्यू था ये घनमूल में बदल गया, तो ये भुजा 1 बटे भुजा 2 बराबर 2/5। सॉरी, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, है ना। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो अब जो है हम लोग भुजा 1 बटे भुजा 2 मालूम हो गया, तो इसमें 6 से गुना कर दें, है ना, यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे,
तो हमारे पास क्या होगा, 6 गुना भुजा 1 आया, 6 गुना भुजा 2 आया। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने के लिए स्क्वायर भी चढ़ाना है, तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दिए, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दिए। तो अगर 6 इधर से गुना किए तो यहाँ भी 6 गुना हमको करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी स्क्वायर हमको चढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ भी स्क्वायर हमको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 से 6 हमारा खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4/25, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4/25। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आया 4/25, यानी ऑप्शन हमारा जो जाएगा ए नंबर। ये तो पूरा डिटेल हुआ बनाने का, लेकिन अगर आप जो है डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि आयतन का अनुपात 8/125 है, तो भुजा क्यू का मतलब हो गया कि 8/125 आयतन का अनुपात है, तो यहाँ पे इसका घनमूल निकाल देंगे, तो घनमूल हमारे पास 2 आ जाएगा और इसका 5 आ जाएगा। और हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 ऊपर नीचे रहेगा ही, भुजा स्क्वायर, तो इसका 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा 4/25। अगर चीजें आप समझते हैं तो इतने में जो है ये हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझते तो हम डिटेल आपको करके बता दिए। इस तरह से हमारा आंसर, अगर आप जानते हैं चीजें तो यहीं से अप्रोच एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, आइए। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर दूर एक स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। ये क्या है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का जो है ये क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अगर सेम दूरी, यहाँ पे देखिए सेम दूरी 2 चाल से चला जाए तो उसके लिए औसत चाल हम लोग क्या निकालते हैं। देखिए ये 150 किलोमीटर है ना, ये जा रहा है और फिर इसी को आ रहा है, यानी कि पहले जा क्या रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 50 से जा रहा है, और ये 30 से आ रहा है, और सेम दूरी आ रहा है और सेम दूरी जा रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 × x × y बटे x + y। ठीक है, यानी x जाने का चाल है, y आने का चाल है। इस कंडीशन में हम लोग निकाल देंगे, सेम दूरी अगर जा रहा है तो 150 जा रहा है भी या 150 आ रहा है, तो दूरी से यहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 × 50 × 30 बटे 50 + 30 बराबर हमारे पास 50 + 30 बराबर हमारे पास निकल के आएगा 2 × 50 × 30 बटे 80। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है। 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 25 50, अर्थात 25 या 75 बटे हमारे पास क्या आया 2, 75 बटे 2 अर्थात 37.5, 37.5। ठीक है, 37.5 अर्थात ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य रुपये 270 है और यह 237 रुपये 60 पैसे पर उपलब्ध है, तो छूट की दर क्या है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा मार्क प्राइड दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है, ये हमारा है ना, और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, ये मार्क प्राइड यानी अंकित मूल्य और ये हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग डिस्काउंट रेट पूछा जा रहा है, दर परसेंट, मतलब छूट की दर क्या है। तो पहले डिस्काउंट देख लेते, क्या है, 270 रुपये की कमीज है हमारे पास। ठीक है, और ये बिक्री के लिए कितने में उपलब्ध है, 237 रुपये 60 पैसे में। इस तरह से हम अगर देखेंगे तो हमारे पास ये डिस्काउंट क्या आया, 9 में से 7 गया 2, अर्थात 6 में से 3 गया 3, यानी 32 रुपये 40 पैसे हमको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 32 रुपये 40 पैसे डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे, तो 270 रुपये पे। अब हमको चाहिए डिस्काउंट कितने परसेंटेज में चाहिए, 100 पे, तो 100 से गुना। देखिए ये दशमलव से हमारा 100 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0, और ये 27 से कम 27 और 5 32, 27 दूनी 54, यानी 12% हमारा डिस्काउंट निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डिस्काउंट परसेंट होगा या डिस्काउंट रेट होगा 12%, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखिए यदि n सम है तो 6 टू द पावर n - 1 को विभाजित किया जाता है। यानी n क्या है, सम संख्या है, तो आपको बताना है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6 टू द पावर n - 1 को किस संख्या से विभाजित हो सकता है, या किस संख्या से विभाजित, जो निम्नलिखित में से जो दिया हुआ ऑप्शन उसमें से कौन सी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो सबसे पहले है क्या, n जो है सम संख्या है, तो n बराबर सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ले जाए, तो सबसे छोटी संख्या 2, 4,
उसी तरह से 6, इस तरह से जो है ये सारे सम संख्या हैं, यानी जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उससे हम सम संख्या कहते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, तो 6 टू द पावर n माइनस 1, तो n के जगह पे हम लोग यहाँ पे कोई भी एक छोटी संख्या सम रख लेते हैं, तो 6 पर पावर 2 रख लेंगे, अब माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 1, अर्थात हमारे पास निकल के क्या आया 35, और ये 35 जो विभाजित होगा जो दिया हुआ ऑप्शन में है वो हमेशा 35 से होगा, और दूसरा किसी भी चारों ऑप्शन में से विभाजित ये 35 नहीं होगा पूर्ण रूप से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, साधारण ब्याज से है और जो है राशि दुगनी होने वाली है। एक राशि 16 वर्ष में अपने आप की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने आप की तिगुनी हो जाएगी। ब्याज की दर साधारण है। जो ऐसे 2 बार दुगनी होना यानी गुणित होना 2 बार अगर पूछे तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि लास्ट में कितने बार गुनी हो रहा है, तो लास्ट में वो पूछा जा रहा है कि वो अपने आप की 3 गुनी, तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, 3 में से 1 कम करके लिख दीजिए 3 माइनस 1, और पहले क्या होता दुगनी तो उसमें भी बट्टे में लिखिए 2 माइनस 1, और गुना 16 वर्ष है तो 16 कर दीजिए, यही हमारा दूसरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्या, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, अगुने 16, अर्थात 32 वर्ष में हमारा वो राशि 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, एक्स वाई और जेड को एक कार्य को रुपये 1058 में पूरा करने के लिए नियोजित किया जाता है। नियोजित मीन्स ठेका दिया जाता है कि एक्स और वाई जेड 3 व्यक्ति है, तीनों को 1058 रुपये दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम जो है ये मेरा काम कर दो, हमको टोटल 1058 रुपये हम तुमको देंगे। तो काम क्या होता है, देखिए एक्स और वाई मिलकर कार्य का 1923 भाग पूरा करते हैं और वाई और जेड मिलकर कार्य का 823 भाग पूरा करते हैं। एक्स को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना है। अब तीनों माल मिल करके काम तो किया, लेकिन काम क्या किया, तो एक्स और वाई एक दिन मान लीजिए या कुछ काम किया है ना, एक्स और वाई क्या काम किया 1923 भाग, और फिर वाई और जेड मिलकर के काम जो है 823 भाग किया, यानी दो मिलकर के काम किया, जो है तीनों अलग अलग काम नहीं किया। तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि एक्स का प्राप्त होने वाला हिस्सा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे काम के अनुसार अब जो है राशि बटेगा। राशि 2 तरह से बढ़ता है, अगर दिन दिया हुआ रहता है तो इफिशिएंसी यानी क्षमता के अनुसार बढ़ता है, और अगर काम दिया हुआ रहे तो काम के भाग के अनुसार, यानी जो जितना काम करेगा उसके अनुसार राशि हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ काम दिया हुआ है तो काम के अनुसार हम लोग उसकी राशि को बांट देंगे। आइए देखते हैं, एक्स प्लस वाई क्या है, 19/23 भाग काम कर रहा है। ठीक है, एक्स जो है 19/23 भाग काम किया, और वाई प्लस जेड क्या किया, हमारा वाई प्लस जेड जो है हमारा काम कितना है 8/23 भाग कर रहा है। तो अगर एक्स प्लस वाई का राशि लेंगे तो क्या है 19/23 गुने 1058 करना होगा हमको, और y प्लस जेड का राशि लेंगे तो 8/23 गुने क्या करेंगे 1058, 1058। अब यहाँ पे देखिए हमको चाहिए क्या, x का जो है हिस्सा चाहिए था, तो हम जो है x का हिस्सा निकालने के लिए y प्लस जेड यानी टोटल हिस्सा तीनों का क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 1058 रुपये, 1058 रुपये। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस y प्लस जेड बराबर 1058 रुपये है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है हमका x का मान चाहिए, तो y प्लस जेड का मान अगर मिल जाए हमें तो x का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, y प्लस जेड जो काम किया हमारा 8/23 भाग काम किया, तो ये इसका जो है रुपया हम लोग हिस्सा निकाल लें। तो इसका हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, 8/23 अगुने इतना भाग काम किया कि तो कितना रुपया, ये 1058 रुपया ये इससे गुना हो जाएगा। तो ये काटिएगा तो आपका कट जाएगा, कितना बढ़ते 23 चौके 92 813 92 800 है ना, 8 5 13, तो हो गया आपका 138, यानी कि 6 3 18, 6 मरते ये कट जाएगा। तो अब जो है 8 6 48 के 8, बाकी में 4 8 चौक 32 4 36, 368 रुपये, यानी y प्लस जेड का हिस्सा जो निकल के आया वो 368 रुपये निकल के आया। ठीक है, तो y प्लस जेड का हिस्सा पता हो गया तो हम x का हिस्सा आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो x बराबर प्लस क्या हो जाएगा 368 बराबर 1058, अर्थात जो है x बराबर अगर निकालेंगे तो 1058 में से जो है 368 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास निकल के आएगा 0, 15 में से 6 गया 9 और 7 में 9 में से 3 गया 6, यानी 690 रुपया जो है x को मिला था। x को कितना मिला था 690 रुपया। ये हमारा ऑप्शन जो जाएगा सी नंबर, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यहाँ पे काम के अनुसार जो है हम रुपये का बंटवारा कर दिए। अगर जहाँ पे दिन रहता है कि 10 दिन काम किया तो वहां पे क्षमता के अनुसार जो है रुपये का या कोई भी चीज का बंटवारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए।
देखिए ये संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्याएं हैं, है ना, संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग संख्या मान लेते हैं x, और इसका व्युत्क्रम जो होगा तो क्या होगा 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। तो संख्या अगर x होगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब चलिए क्या कहता है कि व्युत्क्रम का योग, योग मतलब दोनों का जोड़, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास प्राप्त क्या हो गया 10/3। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण पे चला आएगा। देखते हैं चलिए, पहले x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर अब प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 10/3, और 3 से गुना कर देंगे तिरछा तिरछी तो हमारे पास 3x स्क्वायर अब प्लस 3 बराबर 10x, है ना। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये जो हमारा आया क्या है, ये द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे जो है हमको तोड़ना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब x का मान हमको मिलेगा। लेकिन हम लोग जो है ऐसा करेंगे नहीं, ये करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको चूंकि आंसर से मतलब है, ये बनाने से मतलब नहीं होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अब ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहीं पे ऑप्शन x का मान रख करके देख लेंगे कि 10/3 जिस ऑप्शन से मिल जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन है 3, तो x का मान अगर 3 रख देंगे तो क्या होगा 3 प्लस 1/3, 3 तिया 9 1 10/3, अर्थात पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया जो कि 10/3 के बराबर है। इसका रिवर्स है 1/3, यहाँ 1/3 भी बैठाएंगे तो वही चीज आएगा 1/3, और 1/3 का उल्टा 3 होगा तो 3 तिया 9 1 10/3, ये भी 10/3 हो रहा है। इस तरह से ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने रुपये 2523 को 2 भागों में विभाजित किया और अपने 2 बेटों ए और बी के नाम पर क्रमशः 3 और 5 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा किया। यदि दोनों को समान राशि मिलती है तो ए के नाम से जमा की गई राशि क्या थी। ये है क्या 2523 रुपया है, 2 व्यक्ति में दिया जा रहा है, 2 बेटों में बांट रहा है ए और बी के नाम से, ठीक है। तो ए को जो है 3 साल तक रखना है बैंक में और बी को रखना है 5 साल तक। दोनों का रेट सेम रहेगा 5%, लेकिन लास्ट में जो मिलेगा दोनों को मिलेगा बराबर राशि। तो बराबर राशि मिलने का मतलब है कि ये 3 वर्ष ही रखेगा तो इसको, इसका मतलब है कि अधिक दिया जा रहा है, और 5 वर्ष ये रखेगा तो इसको कम रख दिया जा रहा है, तभी जो है लास्ट में जो है दोनों को बराबर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से चलिए हम लोग अमाउंट यहाँ पे मिलेगा क्या लास्ट में प्रिंसिपल प्लस जो है सीआई, यानी दोनों मिल करके जो है मिलेगा अमाउंट उसको। तो ए के नाम से जमा की गई राशि कितना थी, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ए के नाम से, तो ए मान लिया जाए, ए को हम लोग x रुपया दिए थे, ठीक है। तो बी को क्या देंगे, तो बी को हम लोग जो देंगे 2523 यानी 2523 माइनस x रुपये जमा करने के लिए देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है 1 प्लस अमाउंट बराबर क्या होता है p गुने 1 प्लस r/100 पर पावर टाइम, यही होता है। यहाँ पे आप फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल करके 5% का उससे भी जा सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं डिटेल से ही। ये होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो अमाउंट तो यानी p गुने 1 प्लस r का मान 5/100 पर पावर टाइम कितना हो गया, ये 3 वर्ष के लिए ले रहा है, ठीक है। तो ये 3 लगा देंगे बराबर, ये क्या हो जाएगा 2523 माइनस x और गुने 1 प्लस 5/100 पर पावर 5, ठीक है। अब चूंकि इसको काट खोट कीजिएगा तो ये क्या होगा 5 20 100, उसी तरह से 5 20 100 यानी 21/20 हो जाएगा पावर 5, ये भी 21/20 पर पावर 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 25/23 इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, 1 मान करके, तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, x/25/23 माइनस x को इधर ले आए तो ये हमारा चला आया, ये 20 से कम 21 बटे ये क्या हो गया 20 पर पावर 5, अब बटे क्या हो गया 21/20 पर पावर 3, ये हमारा यहाँ पे नीचे चला आया। अब आप लोग यहाँ पे जानते होंगे, क्या जानते होंगे, x टू द पावर m बटे x टू द पावर n रहे तो x टू द पावर m माइनस n हो जाता है ना, ये हो जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे किसमें, तो करनी चैप्टर में ये होता है सर्ट्स, है ना, एन पावर्स, घात और घातांक में, या करनी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा 21/20, है ना, 21/20, और ये क्या है दोनों का जो है आधार सेम है तो
पावर जो है घट जाएगा, 5 माइनस 3 अर्थात 21/20 पर पावर जो है क्या हो गया 2 अर्थात 441/20 ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा एक दो हिसाब देखिए, बिहार पुलिस हो या आपको एसएससी जीडी हो, इस सब में एक दो हिसाब आपको कैलकुलेटिव दिया जाएगा, चूंकि आपका कैलकुलेशन भी टेस्ट किया जाता है। तो अब देखिए x बटे 2523 माइनस एक्स बराबर 441/50, अब फिर गुना क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा 400 x हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 441 से ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो 2523 गुने 441 माइनस 441x, सॉरी 441x, ठीक है, ये क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 400 से गुना x में हो जाएगा, ठीक है, ये 441 को गुना करेंगे तो 2523 गुने 441 माइनस है यहाँ पे, फिर 441 गुने x 441x हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 441x इधर पकड़ के लाएंगे तो हमारे पास 400x पहले से है और ये माइनस में है, इधर आकर के हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2523 गुने 441, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ाइएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा निकल के, यहाँ 400x जोड़ 441 है बराबर 841x, अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 2523 गुने 441 बटे 841x बटे में चला आएगा। अब जो यहाँ से इसको काट दीजिए तो x का मान निकल जाएगा आपके पास, तो ये क्या 8 या 24 4 या 12 1 13 है ना, 3 एकम 3 3 चौक 12 2 बाकी अपने 3 24 से 25, यानी 3 से ये हमारा कट जाएगा। अब x का मान जो आपके पास निकल के आया जो है 3 से गुना कर दिए, 3 3 चौक 12 2 3 चौक 12 1 13, यानी 1323 रुपया जो है x का मान निकला, यानी 1323 अर्थात 1323 अर्थात a को जो मिला था 1323 रुपया और बाकी जो बचा था 13 12 25 यानी 1200 रुपया b को मिला था, अर्थात b को देखिए कम पैसा दिया जा रहा था 1200 रुपया आपको बोले थे, ठीक है, तो इसलिए 1323 रुपया ऑप्शन आपका जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी होगा, डी, ठीक है। डाउट क्लियर? तो चूंकि चीजें समझ गए होंगे, ये है कुछ नहीं सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप ध्यान देंगे तो आसानी से हिसाब बन जाएगा। बहुत चीजें हम जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके रखे, हालांकि ये भी बनाना चाहे तो 2-3 लाइन में आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ये नंबर मतलब संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन है या परसेंटेज से भी आप कह सकते हैं, दोनों में ये हिसाब चलता है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कम है ना, कंपैरिजन है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 संख्या है, कंपैरिजन किससे है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो जिससे कंपैरिजन रहे उसको पहले मान लीजिए। तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो पहली और दूसरी संख्या क्या होगा क्रमशः 20% अधिक और 40% अधिक, यानी 120% ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 140, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कम है, यानी पहली और दूसरी में कंपैरिजन आपको करना है। तो क्या करना है, तो ये पहली संख्या कितना कम है दूसरी से, तो 20 कम है, 140 माइनस 120 यानी 20 कम है, किससे, तो दूसरी से, दूसरी संख्या से। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, किससे, तो दूसरी संख्या से, जिससे भी कहा जाए उसको हम लोग क्या है नीचे रखेंगे, यानी नीचे का मतलब 140 हमारा नीचे रह जाएगा, और गुना क्या है अब परसेंटेज में खोजा जा रहा है तो गुना 100 से हम लोग कर देंगे। तो ये 0 0 खत्म, 2 सती 14 अर्थात 100/7, 100/7 का मतलब हो गया क्या 14.2/7, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए इस तरह से ऑप्शन आपका जो निकला जो है बी, यानी 14.2/7% कम है। आगे चलते हैं, आइए ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में हमेशा जो है, सिंप्लीफिकेशन के हिसाब में हमेशा बोर्ड मास का उपयोग कीजिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपुल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये बहुत जरूरी होता है, अगर उससे जरा सा भी आप जो है इधर उधर जाएंगे तो रिजल्ट आपका गलत आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो बोर्ड मास इसी का उपयोग हमेशा कीजिए जब भी सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन सरल करने का मतलब ही है कि वो आपको इसी चीज को जांचने के लिए वो देता है कि आपको सरल करना अच्छी तरह से आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया हम लोग करेंगे, तो ब्रैकेट का क्रिया क्या करेंगे, तो पहले लिखते जाएंगे 30/6 गुने 5 का ब्रैकेट 3 2 5, 3 और 2 जोड़ दिए माइनस 12 और ये 3 और 2 6, ये नहीं कुछ है तो गुना में है, ठीक है। अब आइए
30 भाग 6, और ये क्या होगा पहले, अब जो है ब्रैकेट के बाद ऑफ का क्रिया यानी ऑफ और ऑफ, ऑफ मतलब का, तो का क्रिया तो 25 गुना में फिर 25 लिखेंगे, माइनस 12 छक ये 72 इधर है, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलिए पहले नहीं करते हैं, एक एक करके हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे। तो 12 गुने 6 अब हो गया। अब जो है क्या है, ब्रैकेट ऑफ हो गया, डिवीजन यानी अब भाग की क्रिया हम लोग करेंगे। तो 30 में 6 से भाग देंगे, या इसको भाग का उल्टा गुना भी लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे 1/6 गुना 25 होगा, और ये माइनस 12 गुने 6 होगा। अब जो है सभी में क्या है, सभी गुना में आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या है डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई यानी गुना का क्रिया करेंगे। तो ये 6 पचे 30 अर्थात 25 पचे 25 से 125 माइनस 12 छक 72 अगर कर दीजिएगा तो 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 12 में से 5 गया 7 5 12, यानी कि हमारा रिजल्ट जो निकल के आया 53। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा ए फॉर अचीव योर गोल। चीजें आप समझ गए होंगे, इसके अनुसार आप क्रिया करेंगे तो बिल्कुल आपका हिसाब सही बनेगा। अगर इसके अनुसार क्रिया नहीं करेंगे, जैसे तैसे करेंगे, तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर अच्छी तरह समझ रहे हैं और हमारे सेशन से आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित चैप्टर का हिसाब है। 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक गेंद का क्रय मूल्य मांगा जा रहा है। देखिए 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे हानि बराबर क्या होता है। जब हानि होता है तो उस चीज को हम लोग अधिक में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, है ना। हानि तभी होगा जब आप अधिक में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, यहाँ अधिक है, और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, कम है। इस तरह से हमारा हानि हो गया। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है, 18 गेंदों को बेचने पर, तो 18 एसपी बेच रहे हैं, तो 18 एसपी बेचेंगे तभी, यानी कि 18 गेंद बेचेंगे तभी जबकि 18 गेंद हम खरीदेंगे तब, है ना। ठीक है, बेचेंगे कब, जब खरीदेंगे आप तब, है ना। तो 18 गेंद बेच रहे हैं तो 18 गेंद हम खरीद रहे भी। और हमारा हानि इस तरह से क्या हो रहा है, एक हानि हमारा जो है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर यानी 6 सीपी के बराबर हमारा हानि हो रहा है। अब यहाँ से सीपी बटे एसपी निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। तो 18 सीपी है और 18 एसपी है, तो ये एसपी को इधर ले आए पकड़ के, 18 एसपी ये प्लस में हो गया, और ये 18 सीपी यहाँ पे रह गया, और ये माइनस 6 सीपी यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से अब हमारे पास एसपी अनुपात सीपी क्या निकल के आया, तो 12 बटे 18, है ना। ये सीपी यहाँ पे क्रॉस कर लिए, तो ये 18 में से 6 चला गया, 12 बचा, और 18 बटे यहाँ पे चला आया एसपी का जो गुणक था। तो अब यहाँ से 6 दूना 12 और 6 तिया 18, अर्थात हमारे पास एसपी रेशियो सीपी क्या आ गया, 2:3। अब ध्यान दीजिएगा, यानी क्या है, विक्रय मूल्य 2 है तो क्रय मूल्य हमारा 3 है। तो देखिए हानि हो रहा है ना, यहाँ भी हानि आपको दिखा रहा है ना। अब चलिए 18 गेंद को 900 रुपया में बेच रहे थे, तो एक गेंद को कितना में बेचेंगे, 18 पचे 90 यानी कि 50 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो 2 सीपी है हमारा, रेशियो से कितना है, रेशियो का मान हमारा 2, लेकिन वास्तव में एक गेंद का विक्रय मूल्य हमारे पास 50 रुपया, इसलिए एक का मान यानी 25 रुपया, इसलिए कितना सीपी का मान, तो सीपी बराबर 3 का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, 25 तिया 75 रुपया, है ना। यानी कि गेंद को, एक गेंद को हम खरीदे थे कितने, 75 रुपए में, और बेचे कितने थे, 50 रुपए में, इसलिए हमको हानि हुआ। अर्थात एक गेंद का क्रय मूल्य जो पूछा जा रहा है, एक गेंद का क्रय मूल्य 75 रुपया। ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीजों को। आगे हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर अंक होंगे। देखिए 11 से विभाजित होने के लिए, 11 से जो विभाजित होगा पूरा पूरा भाग लगेगा, उसके लिए नियम है क्या, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, है ना। विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 हो जाए या 11 हो जाए, तब हमारा जो है संख्या 11 से पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए स्टार प्लस 8, है ना, स्टार प्लस 8 हम लोग लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे, माइनस फिर करेंगे 3 प्लस 1, तो क्या होगा, स्टार प्लस 8 और माइनस 4 बराबर क्या, 0 बना सकते हैं। इसको 0 हम लोग नहीं बना पाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे घटाव 4 ही है और यहाँ पे संख्या इससे बड़ी है, तो 0 हम लोग नहीं बना पाएंगे। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे,
11 इसको बनाना है, 11 ढूंढना है, इसके बराबर 11 लाना है। तो 11 लाने के लिए क्या 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 बचेगा, यानी कि इसमें और 7 जोड़ देंगे, 7 प्लस 8 माइनस 4 बराबर देखिए 11 आ गया। इसका मतलब जो है स्टार के स्थान पे हम लोग क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 7 हो गया स्टार के स्थान पे, इसलिए 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी संख्या हमारा क्या बनेगा 7381। इसको आप 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। इस तरह से स्टार के स्थान पर ए हो गया हमारा ऑप्शन 7। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आइए, एक्स एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, वाई द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा यदि वाई की दक्षता एक्स की तुलना में 60% अधिक हो। यहाँ ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या देखते हैं, एक्स और वाई इफिशियंसी दिया हुआ है, वाई की दक्षता एक्स से की तुलना में 60% अधिक है। एक्स अगर 100% दक्ष है यानी कि इफिशियंसी यानी क्षमता, दक्षता क्षमता एक ही चीज है और इसको इंग्लिश में इफिशियंसी ई से इंगित करते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स 100% होगा तो वाई क्या हो जाएगा 160%, है ना, 160% हो जाएगा इसका दक्षता। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक्स अगर 100 काम सेम समय में करेगा तो वाई क्या करेगा 160 काम हमको उसी समय में करके देगा। यानी इकाई घंटे में अगर 100 काम ये करता है तो वाई क्या करेगा 160 काम हमको करके देगा। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे क्षमता का उल्टा हमारा क्या होता है समय होता है, अर्थात 100 काम करने में ये 160 घंटा लेगा तो ये 160 काम करने में मात्र 100 घंटे में ये काम कर देगा, जस्ट इसका रिवर्स। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे निकल गया। अब इसको जो है छोटा भी कर सकते हैं, ये रेशियो में बना दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 0 खत्म, है ना। अब का कितना से 2 8 16 और 2 5 10, ये समय का रेशियो हमारा निकल गया दोनों का। ठीक है, 8:5। और आपका दिया हुआ एक्स एक काम को 16 दिनों में, यानी रेशियो में एक्स का मान 8 है ना, रेशियो में एक्स का मान 8, लेकिन वास्तव में वो कितना है 16 दिन, इसलिए रेशियो एक का मान हमारे पास 2 आ गया। और पूछा क्या जा रहा है वाई द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो वाई का रेशियो का मान 5, इसलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 5 बराबर 10 दिन में उस वाई जो है उस काम को कर देगा। 10 डेज ऑप्शन आपका ए जाएगा, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये क्या है, ग्राफ दिया हुआ है एक, मतलब जो है वृत्त चार्ट है इसको कहें, वृत्त चार्ट में दिया हुआ है, अब डिग्री दिया हुआ है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको भी। आइए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित ग्राफ बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन को दर्शाता है, ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। चलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र में कोण का माप क्या है ना। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, चलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र में कोण का माप क्या है। तो आइए देखते हैं पहले आप ब्रिज चार्ट को। तो ब्रिज चार्ट में क्या है 72 डिग्री बराबर स्कूटर से चलने वाला है, 120 डिग्री बराबर क्या है बस से चलने वाला है, और 24 डिग्री कार से चलने वाला है। तो यही पूछा जा रहा है कि पैदल जो है कितना डिग्री होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का ये टोटल कोण क्या होता है 360 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। वृत्त का जो है टोटल कोण 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में जो है स्कूटर कितना है 72 डिग्री, बस कितना है 120 डिग्री, और कार कितना है 24 डिग्री। ये सभी को जोड़ करके 360 में से हटा दे तो हमारा जो है ये पैदल चलने वाले का मान निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 360 माइनस इसको जोड़ दीजिए 4 2 6 4 2 6 क्या हो गया 4 2 6 के 6 2 2 4 7 4 11 और 1 1 2 216, 360 में से 216 चला जाएगा 4 4 10 और 4, और फिर जो है कितना बच गया 144 डिग्री हमारा जो है क्या हो जाएगा पैदल चलने वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित ग्राफ बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन को दर्शाता है, ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। यदि 180 विद्यार्थी पैदल चलकर विद्यालय आते हो तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ से देखिए इस ग्राफ से हम लोग जो है कितना पैदल चलने वाले का मान 144 डिग्री निकाल चुके हैं। ठीक है, तो पैदल चलने वाला हमारा क्या हो गया 144 डिग्री। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है यदि 180 विद्यार्थी पैदल चलकर विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी है। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या 144 डिग्री बराबर कितना 180 विद्यार्थी। तो टोटल हमारा कोण क्या होता है 360 डिग्री होता है सर्किल का, तो इसलिए 360 डिग्री बराबर हम लोग निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 180 बटे 144 गुने 360 बराबर 44 से 12 तिया 36 और 12 से इसको काट दीजिए 12 पचे 60, यानी कि 15 तिया 45, 450 विद्यार्थी टोटल आपके पास है। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भी ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या है स्कूटर का उपयोग करने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो हम लोग आगे के क्वेश्चन में देख चुके हैं क्या है 360 डिग्री बराबर क्या है 450 विद्यार्थी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, स्कूटर, तो स्कूटर कितना है, 72 डिग्री है हमारा, तो 72 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 450 बटे 360 अगुना 72, ठीक है, 1010 36 गुना 72 अर्थात 90 विद्यार्थी, ये 90 विद्यार्थी हमारा जो है स्कूटर से जो है उपयोग करता है। तो चलिए, अब जो 90 विद्यार्थी है कितने में, 450 विद्यार्थी में, तो हमको पूछा क्या जा रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब 100 में कितना होगा, तो 1010 9 पचे 45 5 20 100 अर्थात 20% विद्यार्थी ऐसा है जो इस स्कूटर का उपयोग करता है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, ट्रेन से संबंधित ये क्वेश्चन है, देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन एक 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति मींस चाल, है ना, तो चाल, तो ट्रेन की चाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूरी क्या होगा, तो कोई भी चीज को ट्रेन जब पार करती है तो ट्रेन की अपनी लंबाई है प्लस उस वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ 400 मीटर और वस्तु क्या है, तो लंबे पुल को पार करिए, ये कितना लंबे पुल को, 300 मीटर पुल को, तो दूरी बराबर यही हो गया, ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस 300 मीटर उसका पुल है ये, और पार करने में लगा समय यानी 70 सेकेंड, है ना, 70 सेकेंड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो 400 प्लस 300 700 मीटर हो गया, 700 मीटर बटे 70, ये मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन खोजा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 18 बटे 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे, 70 दें के 700, अब 5 दूनी 10 अर्थात उसका जो चाल हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन जो जाएगा बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, यहाँ पे एक इक्वेशन है या कहिए कि सिंप्लीफिकेशन, एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि p प्लस क्यू बराबर 9 दिया हुआ है, पी क्यू का मान 20 दिया हुआ है, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आपको खोजा जा रहा है। देखिए आपको ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला पे है, क्या है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जब खोजा जा रहा है तो p प्लस क्यू के फॉर्म में इसका एक जो है फॉर्मूला होता है, क्या, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4p क्यू कर देंगे, तो ये हमारा जो है फिर एक्सप्रेशन p माइनस क्यू के होल स्क्वायर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का मान 9 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 गुने p क्यू का मान 20 दिया हुआ है, 20 यहाँ पे गुना में आ जाएगा, ये 81 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 80 बराबर 1 अर्थात p माइनस क्यू का मान जो आपके पास निकल के आया रूट अंडर 1 का रूट अंडर यानी 1। इस तरह से आपका ऑप्शन जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए, उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फायदा पहुंचता है तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब या आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ेगा और हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।